एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने जेनेटिक्स के अंदर कल मेंडल के नियम यानी मेंडल के सिद्धांत थे तीनों, उनको अपने पढ़ लिया था। कल मैंने लास्ट में आपको एक सूत्र बताया था जिससे अपने क्या कर सकते हैं, युग्मकों के प्रकार या पादपों की कुल संख्या या जीनोटाइप के प्रकार अपने निकालना। कल मैंने आपको बताया था, आपने कल घर पर जाके ट्राई भी किया होगा, तो उसमें अपने एक दो पॉइंट है वो पहले नोट कर लेते हैं। अपने कल मैंने आपको एक नियम बताया था ना, पृथक्करण का नियम। कल आपने एक नियम पढ़ा था ना, विषयोजन का नियम, जिसे अपने क्या बोला था, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला था। उसको ना क्या है कि इसके अंदर एक लाइन लिखना, उसे मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज के द्वारा समझाया जा सकता है। वो एक लाइन है, उसके अंदर नोट कर लेना। वो लाइन क्या है, कल अपने विषयोजन का नियम पढ़ा था ना, उसके अंदर एक लाइन नोट करना। वो क्या है कि इस नियम को मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज द्वारा समझाया जा सकता है। मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट अवस्था होती है ना, उसको द्वारा इसको अपने क्या है समझाया जा सकता है। कल अपने नियम पढ़ा था ना, पृथक्करण का नियम, उसे अपने विषयोजन का नियम, जिसे अपने पृथक्करण का नियम भी बोला, युग्मक की शुद्धता का नियम बोला था। युग्मक की शुद्धता का नियम मैंने क्यों बोला था, बता सकता है कि कोई भी इसको अपने युग्मक की शुद्धता का नियम बोला था, क्यों बोला था? आपने पढ़ा हो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि F1PD में क्या है कि प्रत्येक लक्षण के क्या दो एलील होते हैं, दोनों एलील के युग्मक के निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक एलील एक युग्मक के अंदर जाता है। एक एलील के द्वारा एक एलील है वो एक युग्मक में जाएगा, तो सदैव किसका नियम, वो सदैव क्या होगा भी युग्मक है वो सदैव कैसा बनेगा, शुद्ध बनेगा। इसलिए इसको मैंने क्या बोला था, युग्मक की शुद्धता का नियम बोला था। उसके अंदर एक लाइन लिख लो भी, इस नियम को मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट द्वारा समझाया जा सकता है। कल मैंने आपको सूत्र बताया था 2n 3n 4n, याद हो तो आपको मैंने कल सूत्र बताया था। अन्य यहाँ पर क्या होगा, विषम युग्मज युग्मों की संख्या या विषम युग्मज जोड़ों की संख्या, या इसमें क्या हो सकता है, विषयोजन जीन की संख्या भी हो सकती है, या संकर लक्षण की संख्या भी हो सकती है, n बराबर। कल मैंने आपको बताया था। इसका एक चीज ध्यान रखना, भी इस सूत्र का उपयोग अपने सदैव कहां पर कर सकते हैं, एक लाइन लिख लेना। अभी इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे, F2PD में, या अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं भी सेल्फिंग यानी स्वपरागण में, स्वपरागण यानी सेल्फिंग के अंदर अपने क्या, तो अपने F2PD का निर्माण करेंगे या स्वपरागण करते हैं अपने F2PD का, हमेशा क्या होता है उसमें स्वपरागण करते हैं, तब अपने क्या है कि इसका क्या कर सकते हैं, अपने उपयोग कर सकते हैं युग्मनज के प्रकार या फिनोटाइप या जीनोटाइप या कुल पादपों की संख्या क्या है, इससे अपने निकाल सकते हैं। अब मैं आपको क्या है कि दो तीन यानी लिखाऊंगा, करैक्टर लिखाऊंगा, लक्षण या एलील बताऊंगा, उससे क्या है कि आप मेरे को बताना भी उसमें युग्मनजों की संख्या कितनी है, फिनोटाइप प्रकार क्या है, जीनोटाइप प्रकार क्या है। तो ये दो सूत्र वो लिख लो। ये अपने क्या है कि पेरेंट्स मान लो, इसको अपने क्या है कि करैक्टर। अब इसमें क्या है कि आप मेरे को बताना इसमें युग्मनज की संख्या कितनी है, वो सॉरी फिनोटाइप कितने प्रकार का बनेगा, इसमें जीनोटाइप कितना प्रकार का बनेगा, और जायगोट की संख्या कुल पादपों की संख्या इसमें कितनी होगी, ये चीज मेरे को बताना। एक और लिख लो साथ में,
इन दोनों में ना मेरे को ना जीनोटाइप फिनोटाइप युग्मक के प्रकार और कुल पादपों की संख्या कितनी होगी इस दोनों में बताना मेरे को। बताओगे कैसे? सर्वप्रथम अपने क्या करेंगे, इसमें अन की वैल्यू का पता करेंगे। इसमें अपने अन की वैल्यू का पता करेंगे। अन की वैल्यू अपने कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कैसे पता चलेगा अपने इसमें कितने विषम युग्मज है। जितने भी विषम युग्मज होंगे ये एलील, उसमें उतनी अपने क्या हो जाएगी, अन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ अन की वैल्यू कितनी होगी। ये दोनों क्या है, विषम युग्मज है। ये भी क्या है, विषम युग्मज है। ये दोनों क्या है, सम युग्मज है। अन बराबर कितना आएगा अपने इसमें 2 आएगा। इसी तरह आप इसमें निकाल कर आप खुद क्या है कि प्रैक्टिस करना और फिर मेरे को कमेंट में बताना इसमें कितने युग्मज बनेंगे, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे। दोनों में मेरे को कमेंट में बताना। और किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना। आज अपने हेडिंग डालो, नया क्रॉस पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, पारस्परिक क्रॉस। अगला क्रॉस है अपने हेडिंग डालो उसकी, अगला क्रॉस कौन सा है अपना, रेसिप्रोकल क्रॉस, या इसको अपने क्या बोल सकते हैं, पारस्परिक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस या पारस्परिक क्रॉस, इसमें क्या होगा, पारस्परिक से आप समझ रहे होंगे भी, ऐसा क्रॉस जिसमें क्या है कि नर और मादा को आपस में बदला जाता है, उसको अपने क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल, यानी पारस्परिक। पारस्परिक मतलब एक दूसरे को बदला जाएगा। इसमें क्या होगा, भी ऐसा क्रॉस जिसमें क्या है कि नर व मादा को आपस में बदला जाएगा। एक चीज में से ध्यान रखना, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है ना, इसमें मेंडली जितने भी अपने होंगे ना, भी मेंडल के जितने भी अपने पढ़ेंगे ना इसके आनुवंशिकी, उसमें इसका क्या है कि जो भी जीनोटाइप या फिनोटाइप आएगा ना, वो सदैव क्या है, एक समान ही आएगा। वो कैसे आएगा वो अपने समझेंगे। पहले इसमें लिखो, ऐसा क्रॉस जिसमें नर व मादा को परस्पर बदला जाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं, भी ऐसा क्रॉस जिसमें क्या है, नर व मादा को परस्पर बदला जाता है। और एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मेंडलीय आनुवंशिकी में सदैव क्या है कि रेसिप्रोकल क्रॉस का है समान होता है, वो भी चीज लिख लो। मेंडेलियन आनुवंशिकी मेंडलीय आनुवंशिकी में रेसिप्रोकल क्रॉस सदैव क्या होता है, समान होता है। कैसे होता है वो अपने अभी समझेंगे। अपने कल क्या है कि अपने पढ़ा था, कल अपने साधारण क्रॉस पढ़ा था ना एकल संकरण में। पहले अपने इसको समझने के लिए क्या करेंगे, साधारण क्रॉस समझो। पहले क्या कि अपने क्या किया था, साधारण क्रॉस करते हैं। इसमें अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, समयुग्मज होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य अपने क्रॉस करेंगे, निषेचन करेंगे तो अपने पास युग्मक बनाएंगे। तो एक एक प्रकार के अपने युग्मक बन जाएंगे। इन दोनों के मध्य अपने निषेचन करेंगे तो अपने पास अपवन पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे,
भी सभी लंबे प्राप्त होंगे। इसी तरह ये तो अपना साधारण क्रॉस हो गया। रेसिप्रोकल क्रॉस है, इसमें क्या करते हैं अपने नर व मादा को क्या आपस में बदलते हैं। और इसमें क्या है, मेंडल के आनुवंशिकी में जो रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे उसमें मान के सदैव समान आता है। कैसे आता है वो अपने बता, पहले अपने क्या कि इसमें साधारण क्रॉस किया था, कल आपको समझ में आगे हो गए। तो अब क्या है कि अपने को अब जो ये मादा और नर है, इसको अपने क्या करेंगे परस्पर आपस में एक दूसरे में बदल देंगे। वो अपना कौन सा होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होगा। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे अपने, नर व मादा को आपस में बदल दिया जाता है। तो अपने ये पहला कौन है, मादा है, तो यहाँ पर पहले नर आ जाएगा इनटू अब अपने क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करेंगे, नर व मादा को आपस में क्या बदल देंगे। पहले इसमें क्या है, मादा है और यहाँ पे क्या है, नर है, तो यहाँ पर पहले नर आ जाएगा और मादा आ जाएगा। अब इनको आगे क्रॉस कराएंगे, अपने निषेचन करेंगे, तो अपने पहले क्या है कि एक एक यहाँ पर क्या है समान प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर क्या है एक युग्मक बनेगा। इधर भी क्या है समान प्रकार के एलील है, तो यहाँ पर भी क्या है एक युग्मक बनेगा। अब इन दोनों के मध्य अपने क्या है निषेचन कराएंगे, तो अपने प्रकाश क्या बन के आएंगे। अब 2pd कैसी बनी है, साधारण क्रॉस है उसके सेम ही बनी है। अब 2pd यहाँ पर हमने चेंज किया, चेंज इतना ही किया, नर व मादा का आपस में बदला है, पर जो आपको 1pd बनेगी वो तो सेम ही बनेगी। बस इसी को अपने क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। भी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, भी नर व मादा को आपस में परस्पर बदला जाता है, उसी को अपने क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल या पारस्परिक क्रॉस। पर इसमें क्या है, मेंडल आनुवंशिकी में रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, सदैव समान होता है। वो देख लो कैसे है, इधर अपना साधारण क्रॉस है मेंडल का, इधर अपना रेसिप्रोकल क्रॉस है, तो इसके अपना 1pd क्या है, दोनों में समान ही आई है। और एक चीज और ध्यान रखना, रेसिप्रोकल क्रॉस केस का उपयोग है ना, वो जीन की स्थिति यानी जीन कहां पर है उसको पता लगाने के लिए कौन सा क्रॉस करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। जीन की स्थिति पता लगाने में भी वो कोशिका द्रव्य में या केंद्रक में, जीन अपने को पता है दो ही जगह हो सकते हैं, या तो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में या केंद्रक यानी क्यूलर में। पहले आप इसको नोट करो, नीचे लिखा देंगे। आज का अपना पहला क्रॉस कौन सा है, रेसिप्रोकल क्रॉस या पारस्परिक क्रॉस। इसमें क्या होता है, नर व मादा को परस्पर बदलते हैं, उसी को अपने क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। और मेंडलियन आनुवंशिकी में क्या है कि सदैव रेसिप्रोकल क्रॉस का मान है वो समान होता है। लिख लिया सभी ने। इसके उपयोग लिखने, इसका उपयोग कहां पर करेंगे अपने, जीन की स्थिति पता लगाने में, जीन की स्थिति या जीन का स्थान पता लगाने में, से लिख लो। जीन का स्थान, जीन का स्थान की पता लगाने में। केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में है। रेसिप्रोकल क्रॉस साइज का उपयोग कहां पर करते हैं, अपने जीन का स्थान पता लगाने में, केंद्रक में या कोशिका द्रव्य में। नोट कर लिया सभी ने।
अब अपने नई हेडिंग डालो, मेंडल के अपवाद। मेंडल के अपवाद। मेंडल के अपवाद। अगले हेडिंग डालो, मेंडल के अपवाद। मेंडल ने जो सिद्धांत दिए थे वो कई चीजों में क्या है कि पूर्ण रूप से लागू नहीं होते। वो चीजें अपने पढ़ेंगे भी, कहां पर लागू नहीं होते, कहां पर लागू होते हैं, वो चीजें पढ़ेंगे। पहली हेडिंग डालो अपने, जीन इंटरेक्शन। पहला है अपना जीन इंटरेक्शन या जीन क्रियाएं। अब अपने क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या अपना, मेंडल के अपवाद। यानी कि जो मेंडल ने अपने 3 सिद्धांत दिए थे वो क्या कई जगह लागू नहीं होते। वो अपने आगे पढ़ेंगे भी कौन, जैसे प्रभाविता का नियम है वो कई जगह के पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, तो वो चीजें अपने आगे पढ़ेंगे भी। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, यानी सहप्रभाविता क्या होती है, वो चीज अपने आगे पढ़ेंगे। इसलिए अपने पहला हेडिंग डालो भी जीन इंटरेक्शन यानी जीन क्रियाएं। इसमें अपने बात करें भी जीन इंटरेक्शन है वो 2 प्रकार से होता है। अब एक चीज इधर ध्यान से समझना, पहला होता है एलिक, दूसरा होता है नॉन एलिक। नॉन एलिक पहला होता है एलिलिक या नॉन, दूसरा होता है नॉन एलिलिक। अब एलिलिक और नॉन एलिलिक को के एक, इसको एलिलिक है, इसको अपने इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। जीआई का मतलब होगा, शॉर्ट में लिखूं आगे जीआई, जीआई का मतलब होगा जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन है वो अपने 2 प्रकार से होता है। पहला तो है एलिक, दूसरा होता है नॉन एलिक। एलिक को अपने क्या बोल सकते हैं, इंट्राजेनिक। नॉन एलिक को अपने क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। अब एग्जामिनर क्या है, कई बार एलिक ना दे के सीधा दे देता है भी इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है या इसमें क्या चीज होती है। तो अपने को क्या है कि एलिक के साथ साथ अपने इंट्रा भी ये चीज भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है कि अपने कंफ्यूज हो जाते हैं भी कौन सा इंट्रा है कौन सा इंटर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हिंदी इनकी अपने क्या समझ में नहीं है। इंट्रा का मतलब होगा अतः जीन इंटरेक्शन, इंटर का मतलब होगा अंतर जीन इंटरेक्शन। तो मैं आपको कहूँ आप इंग्लिश में ध्यान रखना, इंट्रा और इंटर, इस चीज को अपने क्या, मैं आपको थोड़ा इधर समझो पहले भी। इंट्रा का मतलब क्या होता है और इंटर का मतलब क्या होता है। नहीं, एलिक और नॉन एलिक 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने पास क्या है कि 2 जीन है, ये अपने पास क्या है 2 जीन है। अब इस जीन के 2 एलील है, इन दोनों एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा ना उसे अपने बोलेंगे इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। यानी ये अपना क्या है, एक जीन तो ये हो गया और एक जीन अपना ये हो गया, ठीक है। अब इस जीन के दोनों एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा ना इसी को अपने बोलेंगे इंटरजेन इंटरेक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन क्या बोलेंगे भी, एक जीन के 2 एलील के मध्य जीन इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, इंट्रा। पहला अपना कौन सा है, इंट्रा। अपने पास क्या है 2 एलील है, ठीक है, 2 जीन है। एक जीन के 2 एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा ना उसे तो बोलेंगे अपने इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। और अगला कौन सा है, इंट्रा, वो इंटर सॉरी। अब 2 जीन के एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा ना उसे अपने बोलेंगे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ से क्या है, अक्सर ट्यूशन पूछा जाता है और यहाँ पर अपने क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इंटर होगा कौन सा इंट्रा होगा।
अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लो। अभी अपने पास क्या है, दो जीन है। इस पहले जीन के दो एलील है, भी एक ही जीन के दो एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा उसे अपने क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन यानी एलिक जीन इंटरेक्शन। एक जीन है, इसके दोनों एलील के मध्य जो जीन इंटरेक्शन होगा उसे तो बोलेंगे अपने एलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्रा। और दो जीन है, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, इन दोनों के मध्य जीन इंटरेक्शन होगा तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इंटरजेनिक या नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। थोड़ा पहले ये आप डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। इस डायग्राम के अपने कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अपने मेंडल के अपवाद पढ़ रहे हैं। पहला अपना कौन सा है, जीन इंटरेक्शन यानी जीन क्रियाएं। जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार का पढ़े अपने, दो, एलिक और नॉन एलिक। एलिक कौन सा होगा, भी एक जीन के दो एलील के मध्य जीन इंटरेक्शन को अपने क्या बोलेंगे, एलिक या इंट्रा। ये डायग्राम बना लिया गया आपने। एलिक या इंट्रा में लिखना, एक जीन के दो एलील के मध्य जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिक में क्या हो जाएगा, दो जीन के एलील के मध्य जीन इंटरेक्शन। एक जीन के दो एलील के मध्य होगा उसे बोलेंगे अपने एलिक, और दो जीन के एलील के मध्य होंगे उसको बोलेंगे नॉन एलिक। इंट्रा और इंटर। अब एलिक जीन इंटरेक्शन है, इसमें अपने आगे पढ़ेंगे कितने प्रकार का होता है, लगभग 5 प्रकार का होता है। उसमें पहला होगा अपना अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा होगा अपना सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेस, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी में क्या होगा, कोई लक्षण है उसको क्या है कि एक से अधिक जीन नियंत्रित कर रहे हो। उसके बाद हो जाएगा घातक जीन, एक हो जाएगा अपना प्लियोट्रोपिक, जीन इंटरेक्शन। इधर हो जाएगा अपना एपिस्टेटिस। और इसमें एक हो जाएगा कोशिका द्रव्यवस्था गतिविधि। एक हो जाएगा इसमें बहुजनी वसागिति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको नोट कर लो, फिर अपने आगे पढ़ेंगे। मेंडल के अपवाद है, पहला है अपना कौन सा पढ़ रहे हैं अपने, जीन इंटरेक्शन। दो प्रकार का हो, एलिक और नॉन एलिक। एलिक में अपने पढ़ेंगे जीन अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी, घातक जीन और प्लियोट्रोपिक। इधर पढ़ेंगे अपन एपिस्टेटिस, कोशिका द्रव्यवस्था, साइटोप्लाज्मिक, बहुजनी वसागिति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नोट कर लिया सभी ने।
पहली हेडिंग डालो अपने अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब भी अपने अपवन पीढ़ी का जो भी फिनोटाइप आएगा ना, वो दोनों जनकों के समान नहीं होगा, यानी दोनों जनकों के मध्य यानी मिश्रित फिनोटाइप आएगा। इसी को अपने क्या बोलेंगे, अपूर्ण प्रभाविता बोलेंगे। इसका अपवन पीढ़ी में जो फिनोटाइप आएगा वो क्या दोनों जनकों के समान कैसे नहीं आएगा, वो अपने भी समझेंगे। पहले इसके अंदर लिखो भी अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस ने की थी, किसमें की थी, मिराबिस चलापापादम में। मिराबिस चलापा प्लांट्स में पुष्प के रंग के लिए, पुष्प के रंग अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, कार्ल कोरेंस ने की थी। कौन से पादप में की थी, मिराबिस चलापा पादप में की थी, पुष्प के रंग के लिए। ये जो अपना मिराबिस चलापा पादप है ना, इसको अपने फोर ओक्लोक पादप भी कहते हैं, फोर ओक्लोक, या इसको गुल ए बस पादप भी कहते हैं, गुल ए बंस। गुल ए बस पादप भी कहते हैं इसको। अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, मिराबिस चलापा पादप में कार्ल कोरेंस ने की थी। जो अपना मिराबिस चलापा पादप है इसको अपने क्या बोलते हैं, फोर ओक्लोक पादप भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पहले लिख लो, अपवन पीढ़ी अपवन पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के समान नहीं आता। अब वन पीढ़ी का फिनोटाइप है वो क्या है, दोनों जनकों के समान नहीं आता है, यानी दोनों का दोनों जनकों का मिश्रित या मध्य का अनुपात होता है, मिश्रित या अपने क्या बोल सकते हैं, इसके मध्य का अनुपात होता है। या मध्य का फिनोटाइप होता है, मध्य का फिनोटाइप अनुपात होता है। भी अपने को एग्जामिनर पूछ ले भी आप वन पीढ़ी में जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो कौन से नियम के अंदर क्या है, भी समान नहीं आता, दोनों का मिश्रित होता है, तो अपने बता देंगे भी अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या है, भी वन पीढ़ी का जो अनुपात है वो क्या है, दोनों जनकों के समान नहीं आता, यानी दोनों के जनकों का मिश्रित यानी मध्य का अनुपात होता है। इसको नोट करो, फिर अपने आगे आप वो बताएंगे, अपने क्रॉस करके देखेंगे भी समान कैसे नहीं आता। जिस तरह अपने मेंडल ने क्रॉस किया था उसी तरह भी क्या है कि जो
अपने कार्ल कोरेंस भी गए, उन्होंने बोला भी मैं भी क्या है भी मेरा भी लपा जो पादप होता है उसके पुशअप के अंदर क्या है भी क्रॉस करके देखूंगा भी रिजल्ट कैसा आता है। मेंडल ने तो क्या है कि प्रभाविता का नियम उसमें क्रॉस किया था तो सभी पादपों में रंग कैसा आया था भी गुलाबी, और उसके मध्य क्रॉस किया तो सभी पादप कैसे प्राप्त हुए थे, गुलाबी प्राप्त हुए थे। पर इन्होंने कहा भी मैं भी क्या है कि मेरा भी जलपा पादप है, उनके पुशअप के मध्य क्रॉस हुआ तो इन्होंने क्या है कि रेड पुशअप का व्हाइट के साथ क्रॉस करवाया था, रेड का व्हाइट के साथ क्रॉस कराया तो इसमें पेरेंट्स हो जाएंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसमें यहां से अपने कितने प्रकार के एलील बनेंगे, एक प्रकार के एलील बनेंगे, इधर से भी अपने कितने प्रकार के एलील बनेंगे, दोनों में कितने प्रकार के एलील बनेंगे, एक एक प्रकार के एलील बनेंगे। इन दोनों के मध्य अपने रिसेप्शन क्रॉस कराएंगे तब अपने को कैसे F1 PD का रिजल्ट कैसे आएगा, फुल पुशअप का रंग कैसा होगा। इसमें क्या है कि उन्होंने जब F1 PD बनाई तब क्या है कि न तो क्या है कि मादा का जो रंग था रेड, इधर क्या है कि जो नर का जो कलर था व्हाइट, दोनों में से किसी का भी नहीं आया था। रिजल्ट कैसा आया था इसके अंदर गुलाबी। पुशअप का रंग कैसा आया था इनका F1 PD में, गुलाबी रंग का आया F1 PD। जब क्या है कि कार्ल कोरेंस ने क्या है कि मेरा भी जलाबा की पुशअप के अंदर क्या है कि क्रॉस कराया, रेड का व्हाइट के साथ कराया तब क्या हुआ F1 PD में क्या है कि न तो लाल रंग के पादा प्राप्त हुए न सफेद रंग के हुए, कैसे पादा प्राप्त हुए उसको गुलाबी रंग के पादा प्राप्त हुए थे। तो इसी को उसने क्या कहा भी जो भी मेंडल का प्रभाविता का नियम है वो क्या कि पूर्ण रूप से लागू नहीं है, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, अपूर्ण प्रभाविता। इसको नोट करो फिर आगे अपने। गुलाबी रंग के पादा प्राप्त हुए थे। फिर इन्होंने क्या किया कि F1 PD में आगे F1 PD में आगे 100 परागण कराया। तो यहां पर अपने कितने प्रकार के एलील बनेंगे, यहाँ पर अपने कितने प्रकार के एलील बनेंगे, 4 प्रकार के एलील बनेंगे। अब इसको अपने क्या करेंगे, चेकर वोट विधि से करेंगे। अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों का क्या आएगा, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। सेम कैसे आएगा, कैपिटल आर अपने कैपिटल कितने अपने पूरे में 1, कैपिटल और स्मॉल कितने 2, और स्मॉल कितने 1, तो अपना जीनोटाइप कितना होगा 1:2:1। इसी तरह अपने लाल कितने 1, गुलाबी कितने यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है गुलाबी रंग, गुलाबी कितने 2, और सफेद कितने 1। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जब अपने आगे 100 परागण करेंगे F1 PD में तो इसके अंदर अपने को जीनोटाइप फिनोटाइप कितना प्राप्त होगा 1:2, यानी दोनों का सेम होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा सेम होगा। F2 PD में
जीनोटाइप फिनोटाइप कितना होता है 1:2:1। पहला अपना कौन सा पढ़े अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें खोज सर्वप्रथम किसने की थी कार्ल कोरस नामक वैज्ञानिक ने मेरापिस जलापापादम में की थी यानी पुष्प के रंग के में। तो इसको मेरापिस जलापापादम है, इसको फोर्कलोक पद्धति या गुलेबस पद्धति कहते हैं। कार्ल कोरस ने क्या किया अभी जब इनने मेरापिस जलापापादम की पुष्प में जब क्रॉस कराया अभी लाल का क्या है कि व्हाइट के साथ क्रॉस कराया तो इन्होंने अपनी पीटी में क्या पाया कि जो पादप बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं गुलाबी बन रहे हैं। पर जबकि मेंडल ने जब किया था तब पादप कैसे प्राप्त हो रहे थे यहाँ पर कौन से थे गुलाबी थे वो वॉयलेट थे सभी तो सभी वॉयलेट प्राप्त हो रहे थे। पर इसके अंदर उन्होंने क्या कहा अभी प्रभाविता का नियम क्या अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा क्योंकि अपवन पीढ़ी में जो भी फिनोटाइप आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं दोनों जनकों के न तो सफेद लाल आ रहा है न सफेद आ रहा है दोनों के मध्य का आ रहा है यानी गुलाबी आ रहा है। नोट कर लिया सभी ने। अब कुछ अपने अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है वे और किस किस में अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है वो भी लिख लो। एग्जाम्पल में एक लिख लो मटर में स्टार्च कण का आकार ये अपूर्ण प्रभाविता और किस किस में पाई जाती है मटर में स्टार्च कण का आकार मुर्गे में पंख का रंग मुर्गे में पंखों का रंग मटर में स्टार्च कण का आकार मुर्गे में पंख का रंग पंखों का रंग और एंटीरिनमेजस पादप या इसको डॉग प्लांट भी कहते हैं डॉग प्लांट या इसको स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं स्नैपड्रैगन या इसको स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। एंटीरिनमेजस एंटीरिनमेजस पादप या इसको डॉग प्लांट भी कहते हैं या इसको स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। डॉग फ्लावर इसको ऐसे लिखना डॉग फ्लावर प्लांट डॉग फ्लावर प्लांट भी कहते हैं। ये पूर्ण प्रभाविता है वो मेरापिस जलापा के अलावा और किस में पाई जाती है मटर में जो स्टार्च कण का आकार है मुर्गे में पंखों का रंग है एंटीरिनमेजस जिसको अपने और क्या बोलते हैं डॉग फ्लावर प्लांट या स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। अब अगली पढ़ेंगे अपने सहप्रभाविता। अगली डालो अपने सहप्रभाविता। सहप्रभाविता ये इसको क्या बोल रहे हैं कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता में क्या होगा इसमें अपवन पीढ़ी का जो आएगा तो दोनों जनकों क्या होगा समान होगा। उसमें तो क्या हुआ दोनों जनकों के समान नहीं था मध्य था पर फिनोटाइप में सहप्रभाविता में क्या होगा इसमें जो अनुपात आएगा अपवन पीढ़ी में वो क्या होगा दोनों जनकों के समान होगा।
और एक एलील के जब भी लक्षणों के एलील है वो दोनों के क्या होंगे, समान रूप से प्रभावी होंगे। सह प्रभाविता इसमें लिख लो। अप1 में फिनोटाइप दोनों जनकों के समान होगा। अप1 पीटी में जो फिनोटाइप आएगा वो सह प्रभाविता में क्या होगा, दोनों जनकों के समान होगा। और एक लक्षण के दोनों एलील क्या होंगे, समान रूप से प्रभावी होंगे। सह प्रभाविता में क्या होगा, कोडोमिनेस। इसमें क्या होगा, जो अप1 पीडी में जो फिनोटाइप आएगा वो दोनों जनकों के समान होगा और एक लक्षण के दोनों एलील क्या होंगे, समान रूप से प्रभावी होंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो अपने मानव में ए बी रक्त समूह है, मानव में ए बी रक्त समूह है। कैसे देख लो, आई ए आई बी और आई ए और आई बी, सॉरी आई ए आई और आई बी। अब इनके मध्य अपने क्रॉस कराएंगे, इधर से अपने कितने एक प्रकार के एलील बनेंगे, इधर भी अपने आई बी है, ये भी रक्त समूह है तो इधर से भी अपने एक प्रकार के बनेंगे। दोनों के मध्य निषेचन करेंगे तो अपने क्रॉस करेंगे तब आई ए और आई बी, यानी F1 पीडी में अपने पास क्या है, अभी ए बी दोनों आ रहे हैं, ए बी आ रहा है और बी ए बी आ रहा है F1 पीडी में। अपने सहप्रभाविता में क्या चीज लिखी है, अभी F1 पीडी में जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, दोनों जनकों के समान होगा। कैसे होगा, जैसे अपने एग्जांपल की बात करें तो मानव में ए बी रक्त समूह है, तो मानव में ए और बी रक्त समूह के मध्य अपने क्रॉस कराएंगे तो अपने जो F1 पीडी में जो फिनोटाइप आ रहा है वो दोनों के समान है। समान कैसे, आपको दिख भी रहा होगा, इधर से अपने एक लक्षण के वो दोनों एलील समान है तो यहाँ से एक प्रकार का युग्मक बनेगा, इधर से भी कितने एक प्रकार के युग्मक बनेंगे, दोनों के मध्य क्रॉस कराएंगे तो F1 पीडी अपनी कैसे प्राप्त हो रही है, दोनों अपने के ए बी आ रहे हैं, ए बी है वो दोनों आ रहे हैं इधर F1 पीडी में, तो भी F1 पीडी का फिनोटाइप है वो जनक कैसे है, अपने आई ए और आई बी दोनों के समान रूप से क्या आ रहे हैं, फिनोटाइप में समान आ रहे हैं। तो इधर अपने F2 पीडी भी और देख लेते हैं। F1 पीडी में 100 परागण कराने पर आई ए और आई बी इधर से अपने जो बन के आएंगे वो सेम ही होंगे। चेकर बोर्ड विधि से इसको समझते हैं आगे। यहाँ पर कितने प्रकार के एलील है, युग्मक बनाने तो आपको आते ही होंगे, सीख के होंगे। अब इधर अपने कौन आएगा, नर, इधर मादा, आई ए आई बी और आई ए आई बी। आई ए का आई ए से, आई बी का आई बी से, इधर भी कैसे होंगे,
ओ सॉरी, तो दिमाग में आई बी चल रहा, सारा सेम वही चल रहा था। इधर हो जाएंगे अपना आई बी, इधर से अपना और आई बी। और दिमाग में क्या साथ में पढ़ाते हैं, आई बी दोनों जगह सेम ही लिखते गए। इधर से अपना क्या होगा कि पहले अपनी माता है, इधर क्या है, नर है, तो माता को अपनी वर्टिकल में लिखेंगे, नर को हॉरिजॉन्टल में। तो इधर आई बी, इधर आई बी दोनों सेम ही है, तो किधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब भी युग्मक अलग अलग हो गए तो इस चीज का ध्यान रखना, नर को इधर लिखेंगे और फीमेल को इधर। अब इनका क्रॉस करेंगे तो आई का आई बी, इधर आई बी, इधर आई बी, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो। और जीनोटाइप रेशो कितना होगा इसका, आई कितने, एक, आई बी कितने, दो, आई बी एक। और इधर भी देख लो अपने आई बी दोनों क्या सेम ही होगा। सहप्रभाविता के अंदर बन गया अप टू पीटी का जो जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात है वो क्या रहे, दोनों का सेम आ रहा है। सहप्रभाविता को डोमिनेंस एक बार देख लो। इसमें क्या है कि F1 पीटी में दोनों जन क्या होंगे, समान रूप से प्रभावी होंगे। और एक इलेक्शन के दोनों एलील क्या है कि समान रूप से क्या करेंगे, प्रभावी प्रकट होंगे। बात कर लेते हैं, मानो में ए बी रकसम है, इधर अपने F1 पीटी बनाएंगे तो दोनों के समान रूप से प्रभावी हो रहे हैं। फिर F2 पीटी में अपने 100 परागण करेंगे तो यहाँ पर अपने जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। 1:2:1 चेक। यदि आपको अभी तो क्या है कि आप धीरे धीरे ट्राई करोगे तो आपको चेकर बोर्ड की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर क्या है कि अपने को पता है कि दोनों एलील क्या है, युग्मक समान है, तो अपने को सीधा ही पता चल जाएगा। यदि अपने ट्राई करेंगे तो अपने एकल संकरण क्रॉस में स्वरूपोत किया था, दोनों प्रकार के एलील समान होंगे तो अब तो पीटी फिनोटाइप कितना होगा, 1:2:1। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यहाँ पर समान एलील होंगे, युग्मक समान होंगे, तो आप क्या है देखते ही पता कर लोगे। अभी तो क्या है कि मैं आपको चेकर बोर्ड विधि में बता रहा हूँ कि धीरे धीरे समझ में आ जाए। फिर अपने ट्राई करोगे ना आप रेगुलर तो आप देखते ही बता दोगे कि इनका जीनोटाइप फिनोटाइप कितना होगा। नोट कर लो इसको। इसके अंदर क्या है कि कोड में सी है ना, कि सहप्रभाविता के अन्य उदाहरण की बात करें तो मवेशियों में त्वचा का रंग, मवेशियों में त्वचा का रंग। और अपने बात करें मानव में तो सिकल सेल एनीमिया रोग का वायक वो इसी में होता है, सहप्रभाविता का उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया का वाहक। HbS वाहक का काम कौन करता है, HbS। नोट कर लिया सभी ने। अपना तीसरी हेडिंग डालो, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी
बहुयुग्म यानी मल्टीप्लाई एलील्स। क्या है कि जब किसी लक्षण क्या है जब किसी लक्षण के दो से अधिक एलील उपस्थित हो उसे अपने क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। बहुविकल्पी में क्या होता है, जब किसी लक्षण के दो से अधिक एलील उपस्थित हो। एलील या युग्म विकल्पी क्या है कि जब किसी लक्षण पर क्या है कि दो से अधिक एलील उपस्थित हो उसे अपने क्या बोलते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने मानव में ए बी और मानव में रक्त समूह मानव में ए बी और रक्त समूह अपने मानव में कितने प्रकार के एलील उपस्थित होते हैं, रुधिर में आई ए, आई बी और आईओ। आईओ को स्मॉल सी के द्वारा प्रकट करते हैं, यानी 3 प्रकार के एलील होते हैं अपने मानव में। मानव के ए बी और रुधिर समूह में कितने प्रकार के एलील होते हैं, 3। यानी बहुविकल्पी का मतलब क्या होता है, किसी लक्षण की क्या दो से अधिक एलील उपस्थित हो उसे अपने क्या बोलेंगे, बहुयुग्म विकल्पी। उदाहरण मानव में ए बी और रक्त समूह AAO 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मानव में रक्त समूह पर कितने एलील समूह वो एलील उपस्थित होते हैं, 3 ये आया हुआ है। इसके अलावा अपने बात करें तो तंबाकू में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, तंबाकू में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तंबाकू में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कितने प्रकार के एलील होंगे, 4 प्रकार के। उसके बाद अपने बात कर ले खरगोश में त्वचा का रंग, चारों के चारों एग्जाम्पल इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ऊपर वाले दोनों तो बहुत बारी पूछे गए हैं। खरगोश में त्वचा का रंग कितने प्रकार के एलील होंगे, 4 प्रकार के। आगे बात कर ले अपने ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग सबसे ज्यादा एलील होते हैं, 15 प्रकार के एलील होते हैं। बहुयुग्म विकल्प यानी मल्टीपल एलील्स, जब क्या किसी लक्षण के दो से अधिक एलील उपस्थित हो उसे अपने क्या बोलेंगे, बहुयुग्म विकल्पी। उदाहरण की बात करें मानव में ए बी और रक्त समूह 3 प्रकार के एलील होंगे। तंबाकू में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी 4 प्रकार के होंगे। खरगोश में त्वचा का रंग 4 प्रकार के एलील होंगे। और ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, सबसे ज्यादा 15 प्रकार के एलील होते हैं। मानव वाला तो एओ में पूछा गया है, ड्रोसोफिला होती है, दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तंबाकू वाला तीनों तो क्या है कि आपको हर बार याद रखने हैं। अब एक चीज मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, थोड़ा समझ लो। अपने को क्या है कभी पूछ लेना इनमें संभावित जिन्नों की संख्या कितनी है, तो उसका एक सूत्र है, वो देखो। संभावित जिन्नों की संख्या या जीन प्रारूप की संख्या, इससे पूछ ले। संभावित जीन प्रारूप की संख्या अपने को पूछ ले तो उसको कैसे निकालेंगे अपने, इसका सूत्र है एक n+1/2। n यहाँ पे क्या होगा, एलील की संख्या। n अपना यहाँ पे क्या होगा, एलील की संख्या। यदि अपने को एलील पता होगा तो अपने क्या संभावित जीन प्रारूप की संख्या अपने ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपने बात के लिए तंबाकू में कितने प्रकार की एलील है, 4 प्रकार की है, तो n की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी, 4।
तंबाकू में एलील कितने हैं 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n बराबर 4 हो जाएगी। 4 प्लस 1 बटा 2 यानी 4 1 5, 500 का 20, 20 बटा 2 यानी जीन प्रारूप की संख्या कितनी होगी तंबाकू में 10। n की वैल्यू कितनी अपनी 4, 4 प्लस 1 5, 500 का 20 यानी 2। इसी तरह अपने को पूछ ले भी ड्रोसोफिला में संभावित जीन प्रारूप की संख्या कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी है ड्रोसोफिला में 15, 15 प्लस 1 बटा 2, 15 1 16, 15 स्क्वायर 225, एक बार 15 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 225, 15 240 बटे 2 यानी 120 होगी। आपको क्या है कि संभावित जीन प्रारूप की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, n प्लस 1 बटा 2। अपने को एलील की संख्या पता है कि कौन से पद में कितने एलील है, तो क्या है कि अपने संभावित जीन प्रारूप की संख्या निकाल सकते हैं। नोट कर लो, बहुविगम विकल्पी या मल्टीप्लाई एलिस यानी जब किसी लक्षण की क्या है 2 से अधिक एलील उपस्थित हो। अगला होगा अपना घातक जीन। घातक जीन यानी लिथल जीन। घातक कोई देखी होगी अबेसने दौल की। घातक जीन में क्या होता है कि इसमें क्या है कि समयुग्मनज के अंदर क्या है कि प्रारंभ में क्या है कि मृत्यु हो जाती है, यानी वह जीन जिससे क्या है कि किसी जीव की समयुग्मनज अवस्था के प्रारंभिक मृत्यु हो जाएगी उसे अपने क्या बोलते हैं घातक जीन या लिथल जीन। और एक और होता है इसके अंदर, एक होता है अर्ध घातक जीन यानी सेमी लिथल जीन। उसमें क्या होता है कि जो मृत्यु है वो क्या होती है प्रारंभ में ना होकर समयुग्मनज अवस्था में थोड़ी रुक के होती है, उसको अपने क्या बोलेंगे अर्धघातक जीन। घातक जीन किसे कहते हैं, वह जीव जिसमें क्या है कि वह जीन जिसे क्या है कि जीव की क्या है कि समयुग्मनज अवस्था के प्रारंभ में मृत्यु हो जाएगी उसे तो अपने बोलेंगे घातक जीन। और जो प्रारंभ में न होकर कुछ समय बाद होगी उसको बोलेंगे अपने अर्धघातक जीन। जीन के द्वारा सिंपल सी बात है भी जीन के द्वारा किसी जीव में क्या है कि समयुग्मनज अवस्था के शुरू में या प्रारंभ में मृत्यु हो जाएगी उसे तो अपने बोलेंगे घातक जीन। और प्रारंभ में न होकर थोड़े समय बाद मृत्यु होगी उसे बोलेंगे अर्धघातक जीन। इसकी खोज बात कर ले, घातक जीन की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम खोज इसकी है ना वो में त्वचा के कलर के लिए की गई, इसकी खोज की एल.क्यू. नोट ने। और पादपों में बात करें तो पादपों में इसकी खोज की थी स्नेप्ड्रेन पादप के पत्ती के रंग में सर्वप्रथम की थी ई. बोरन नामक वैज्ञानिक ने। नोट कर लिया सभी ने। अगली हेडिंग डालो अपने घातक जीन।